नमस्कार दोस्तों, एमएस फिजिक्स पॉइंट में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूं क्लास 10th और क्लास 12th का ऑब्जेक्टिव सेशन में ऑब्जेक्टिव लेकर। और ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव जो चल रहा है ये 2024 में जो फाइनल एग्जाम आप लोगों का होने वाला है उसके लिए, ठीक ना। तो 2024 में जितने बच्चे एग्जाम देने वाले हैं वो कृपया करके जरूर वीडियो को देखें। इस चैनल पे आपको क्या क्या सुविधा मिलेगा, तो क्लास 10th का आपको ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को करवाया जाएगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर जो पूछा गया 2011 से लेकर 2023 तक ऑब्जेक्टिव, उसका सॉल्यूशन करवाया जाएगा। साथ ही साथ क्लास 10th वाले बच्चे, साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी करवाया जाएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल भी करवाया जाएगा। और उसके बाद आपको इस चैनल पे भारतीय भवन किताब का सब्जेक्टिव भी करवाया जाएगा बच्चे। तो आप लोग इसमें जरूर जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आप जुड़ पाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पहले देख लीजिए। यदि अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए। कितना बच्चे देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं। लाइक का जैसा आपको जैसा लगता है उस तरह से आप कमेंट कीजिए, ताकि हम बेहतर से बेहतर आपके लिए कंटेंट ये उपलब्ध करा सकें। ठीक, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो देखने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, आप लोग जब भी वीडियो देखें तो बैठ जाएं, क्या लेके, कॉपी और कलम साथ में लेके बैठें। आपका ये प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट डाल दिया गया है, प्रकाश का परावर्तन हो गया है। तो चलिए, ये प्रश्न पूरा दिख रहा है बाबू? हो गया पूरा, इधर दिख रहा है। चलिए ये लॉक कर दिया है। चलिए बच्चों, तो देखिए ये प्रश्न तो हम ऐसे होमवर्क दिए थे, आप लोगों को कमेंट करने के लिए दिए थे। कोई बच्चे जवाब नहीं दिए। एक लड़का जवाब दिया था, कुमोद नाम का लड़का था, और सही जवाब भी रीजन सहित बताया था। जवाब तो बहुत सारे बच्चे दिए थे लेकिन रीजन कोई नहीं लिखा था। तो फिर आज हम एक को आपको देंगे और उसमें फिर अगला वीडियो में उसका नाम बताया जाएगा जो बच्चे पहले यानी कि रिजल्ट यानी कि इसका कमेंट का आंसर देंगे, मतलब सॉरी इसका क्वेश्चन का आंसर देंगे, अगला क्वेश्चन। देखिए हम समझने की कोशिश करते हैं आज हम। फिर है प्रश्न आपका क्या है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा प्यारे बच्चे। कहता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तन का यहाँ रिलेशन आ गया। यहाँ अपवर्तन की घटना हम घटित करेंगे। ये आपका समतल सतह है। कौन सा सतह है बाबू? समतल सतह है, समतल सतह है। और ये काम क्या कर रहा है, तो ये माध्यम को अलग करती है, दो माध्यमों को अलग करती है। एक मान लेते हैं ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम है और सघन से विरल में जा रहा है, तो ये मान लेते हैं विरल माध्यम है, विरल माध्यम है। ठीक, ये जो आपका है ये आपका अभिलंब है। क्या है बाबू? अभिलंब है। यहाँ लिख देते हैं हम, आप पढ़े होंगे, कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं, अभिलंब है। अब एक प्रकाश की किरण आती है और जब माध्यम चंद, एक प्रकाश की किरण आती है और यहाँ एक बिंदु होती है, आपतन बिंदु यहाँ होती है। ये कौन सा बिंदु होती है? आपतन बिंदु होती है, आपतन बिंदु होती है, आपतन बिंदु। अब देखिएगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसमें परिवर्तन होता है, उसका रास्ता भटक जाता है, यानी कि या तो अभिलंब की ओर झुकेगा या तो अभिलंब से दूर हटेगा। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो निकलने का चाहिए इसको इस तरह से, लेकिन ये इस तरह से ना निकल के इस तरह से निकल जाती है। और ये जो प्रकाश की किरणें आती है ये क्या होती है? ये अपवर्तित किरण कहलाती है, अपवर्तित किरण कहलाती है, अपवर्तित किरण कहलाती है। गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चे। ये आपका अपवर्तित किरण है। अब देखिए यहाँ सघन, ये अभिलंब और ये आपतित किरण आपका हुआ, आपतित किरण हुआ। अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण का निर्माण होता है, उसे आपतन कोण कहते हैं और सूचित करते हैं कोण आई से। अब देखिएगा प्यारे बच्चे, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच भी एगो कोण बनता है, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं और इसको सूचित करते कोणार्थ से। अब आप ही निर्णय ले सकते हैं, इतना यहाँ से सीधा सीधी निकलता तो कोण आई बराबर कोण आर हो जाता,
लेकिन इससे थोड़ा सा बढ़ गया, यानी कि I से R का मान क्या हुआ, बढ़ गया। कब, जब सघन से विरल में प्रकाश की किरण गया तब। तो देखिए प्रश्न करा सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो बोलिए ना क्या हो जाएगा कंडीशन, यानी कि R ग्रेटर देन I। ऑप्शन नंबर कहीं दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए I बराबर R नहीं होगा, I ग्रेटर देन R नहीं होगा। ये कंडीशन कब होगा, जब विरल से सघन में जाएगा, जब विरल से सघन में जाएगा प्यारे बच्चे। अगला R ग्रेटर देन I, दैट इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, R ग्रेटर देन I। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए एक प्रश्न यहीं से रिलेटेड है, आपको बता देते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम बोलता है, दो नियम, आगे क्वेश्चन फिर आएगा, फिर वहां बताना पड़ेगा, अभी बन गया है इसलिए बता देते हैं। पहला कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होता है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम लिख लीजिएगा आप। पहला आपतित किरण, दूसरा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होता है, एक ही समतल सतह पे है, आप देख रहे हैं। दूसरा, किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक, अर्थात म्यू बराबर साइन I बट्टे साइन R होता है। इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और आगे बढ़ते हैं। इसमें घबराइएगा नहीं, आराम से समझने की कोशिश कीजिए और देखिए इनके समय, ठीक ना, आराम से समझने की कोशिश, बारीकी समझने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लगा दिया जाए बाबू। अगला क्वेश्चन आपका 12, बस देखिए वहां दिख रहा है पूरा साफ से, पूरा दिख रहा है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, दीजिएगा मिटाने वाला। अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं और अगला प्रश्न आपका आपके स्क्रीन पे है, आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए और बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही सरल और अच्छा और पूछा हुआ सवाल है, ठीक ना, ये नहीं कि नहीं पूछा गया। चलिए प्रश्न क्या कहता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चे। कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को सूचित करते हैं म्यू से। म्यू बराबर क्या होता है, तो म्यू बराबर फॉर्मूला होता है साइन I बट्टे साइन R। प्यारे बच्चे पूछेगा केकरा अनुसार, तो किसके अनुसार होता है, तो ये होता है स्नेल साहब के अनुसार। स्नेल ने, आप लोग पढ़े होंगे, स्नेल ने नियम दिया था, प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड नियम दिया था। दूसरा नियम इन्होंने बताया था किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण के ज्या, ज्या मतलब होता है साइन, आपतन कोण के ज्या तथा अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात एक नियत होता है, यानी कांस्टेंट होता है, यानी के होता है, और इसी को कहते हैं अपवर्तनांक ये होता है, इसलिए म्यू बराबर साइन I बटे साइन R। यदि अपवर्तनांक यहाँ आ गया तो अपवर्तनांक से रिलेटेड, अपवर्तनांक से रिलेटेड हम फैक्ट कुछ जान लेते हैं। यदि बोलेगा, आपसे प्रश्न पूछा जाता है सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो हीरा का होता है, सबसे ज्यादा हीरा का होता है, ज्यादा, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है बच्चे, हीरे का होता है। अब हीरे का पूछ देगा कितना होता है, तो 2.42 होता है। यदि हीरे के बारे में हम और जानकारी इकट्ठा करना चाहेंगे तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। क्या होता है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। यदि हीरा के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे तो हीरा आपका विद्युत का सुचालक नहीं होता है, यानी कि कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक होता है। अब यदि और हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे तो हीरे किसका अपरूप है, तो कार्बन का अपरूप होता है। किसका अपरूप होता है, कार्बन का अपरूप होता है। यदि और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे तो हीरे जो है इसका आकार, आपका आकार चतुष्फलकीय होता है, चतुष्फलकीय होता है। 12th वाले बच्चे के लिए ये आपका हीरा का आकार कैसा होता है, चतुष्फलकीय होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब फैक्ट आप लिखते जाइएगा कॉपी में। यदि अपवर्तनांक में और यदि हम बात करें तो अपवर्तनांक यदि जल का आपसे पूछ ले तो जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33 होता है बच्चे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा और वीडियो भी आप देख रहे होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप शेयर कीजिए, अभी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके साथ ही साथ यदि जल के बाद, जल को ही पानी कहते हैं,
इसके बाद यदि कांच का आपसे पूछ लिया जाए प्यारे बच्चे मेरे, तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, म्यू बराबर साइन आर बटे साइन आर, म्यू बराबर साइन आर बटे साइन आर। गलत। अरे ऑप्शन नंबर बी बाबू क्या है, साइन आई बटे साइन आर, दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लास 10th के लिए होमवर्क। क्लास 10th के बच्चे सुनिएगा अपना होमवर्क। होमवर्क आपका है दूसरा चैप्टर, प्रकाश के प्रकाश के अपवर्तन के नियम का वर्णन करें, ये लिख के लाना है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, अगला प्रश्न लगा दिया जाए प्यारे बच्चे। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने लग गया है, आप देखिए ना अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बहुत ही गजब का प्रश्न है प्यारे बच्चे, इसको गौर से देखने की कोशिश कीजिएगा और आप उम्मीद करते हैं अब तक प्रश्न पढ़ लिए होंगे। चलिए, क्या है अवतल लेंस में आवर्धन, इसमें दो कंडीशन कभी नहीं उलझल होगा, ठीक है ना। दो कंडीशन किया चला, तो देखिए ना, अवतल लेंस बोलेगा, अवतल लेंस, लेंस में अवतल लेंस बोलेगा या उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में आवर्धन m बराबर होता है फॉर्मूला v बटे u। लेकिन जब रहेगा अवतल दर्पण, अवतल यानी कि लेंस पहले लिखे हैं तो उत्तल लेंस अब हो जाएगा उत्तल लेंस, या चर्चा आपसे करें क्या चीज का, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण, तब आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा आपका -v बटा u हो जाएगा। ये फैक्ट आप लिख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैक्ट है। प्रश्न पूछता है बच्चा को ज्ञान तय है चला, ठीक ना, इसलिए आप इसको लिख लीजिएगा और बार बार इसको रिवीजन कीजिएगा संडे के दिन। चलिए अगला प्रश्न की ओर आपका क्या हो जाएगा, कहता अवतल लेंस में आवर्धन, अवतल लेंस v बटा u, v बटा u बटा v नहीं होगा, u भी नहीं होगा, u भी नहीं होगा, v बटा u। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न को लगा दिया जाए बाबू। देखिए अब अगला प्रश्न तो और लाजवाब है। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, आप लोग पढ़ लीजिए, पढ़ लिए होंगे। देखिए कहता है हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होने का क्या अभिप्राय है। इस प्रश्न को बताने से पहले आप लोगों से उम्मीद करते हैं यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो कम से कम 30 लाइक इस वीडियो में आना चाहिए, 30 लाइक आना चाहिए, तो फिर आगे कंटेंट आपका बढ़ा दिया जाएगा और आगे चलते हैं। चलिए कहता है हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होने का अभिप्राय होता है, यानी कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, आपको बताया भी गया है। तो इसका मतलब क्या है, प्रश्न कहता है हीरे प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात से अधिक है, तो निर्वात से ज़्यादा केकरो में नहीं होता है चला, निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होता है। तो पहले ये गलत हो गया रे, आगे वाला ऑप्शन पढ़ते हैं चला। हीरे में प्रकाश का क्रांतिक कोण शीशे की अपेक्षा छोटा होता है, इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा। हीरे में प्रकाश का क्रांतिक कोण शीशे की अपेक्षा छोटा होगा, छोटा होगा, सही बोल रहा आप, कैसे समझो, यदि क्रांतिक कोण बढ़ेगा, क्रांतिक कोण बढ़ेगा तो अपवर्तन कोण, आपका अपवर्तन कोण कॉन्सेप्ट बराबर का है, अपवर्तन कोण क्या होगा, घटेगा। समझने की कोशिश है, दिख रहा है बाबू, पूरा दिख रहा है। क्रांतिक कोण बढ़ेगा तो अपवर्तन कोण घटेगा। अब कहता है हीरे में प्रकाश का क्रांतिक कोण शीशे की अपेक्षा छोटा है, यानी कि अब एकरा में माध्यम, एकरा में माध्यम से चर्चा किया हुआ है, माध्यम समझो। अब देखो सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम, दूसरा होता है विरल माध्यम। हीरे में प्रकाश का क्रांतिक कोण शीशे की अपेक्षा छोटा होता है, तो हीरा होता है सघन ज्यादा और विरल कम, किसके अपेक्षा, यानी कि शीशे की अपेक्षा हीरा सघन ज्यादा है और शीशा क्या है, विरल ज्यादा है, इसलिए हीरा का क्रांतिक कोण क्या बनेगा, कम बनेगा, और शीशे का क्रांतिक कोण क्या बनेगा, हीरे की अपेक्षा ज्यादा बनेगा। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें और कॉन्सेप्ट क्या है, यदि ये क्रांतिक कोण यदि ज्यादा बनेगा तो आपका अपवर्तन कोण कम बनेगा, क्योंकि यहाँ पहले कॉन्सेप्ट दे दिया, क्रांतिक कोण ज्यादा तो अपवर्तन कोण कम,
ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न लगा दिया जाए बाबू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपका, जो कि आपको पहला प्रश्न में ही इसका आंसर बता दिया गया है। आप देख रहे हैं प्रश्न को, क्लास अब 12th के बच्चों ध्यान से सुनिएगा। आपका होमवर्क है, आज कितना तारीख है, आज 23 तारीख है, आज 24 तारीख है ना। 24 तारीख को आपका होमवर्क है कि गॉस प्रमेय को लिखकर सिद्ध करें, 5 नंबर में है। अब वेट करो, आगे फिर बोलेंगे। पहला प्रश्न ये हो गया आपके लिए। चलिए ये प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के अभी चला तुरंत बताए हैं, 2 नियम होता है। पहला तो आप पहला लिख लीजिएगा आप लोग, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पे होते हैं। फिर से एक बार बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होता है। दूसरा होता है आपका, यानी कि तीनों एक ही तल पे होगा, तीनों एक ही तल में होगा। और दूसरा आपका चला है, दूसरा आपका क्या है, साइन आई बट्टे साइन आर बराबर के होता है। इसका डिफिनेशन भी बता दिए हैं। किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण के ज्या तथा अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इस यानी एक नियतांक यानी क्या होता है, इसे स्नेल ने दिया, इसलिए स्नेल का नियम भी कहते हैं। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न को लगा दिया जाए। चला हाँ अगला प्रश्न, ठीक है। कहता कौन से लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। कौन सा लेंस में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब, इसमें भी बच्चा बड़ी गोंगियाता है, ठीक ना। आप समझिए इसको, कहियो ने एकदम ये गोंगियाना होगा, ठीक ना। क्या है, कहता कौन से लेंस में वास्तविक एवं आभासी, अवतल दर्पण में, लेंस का अपोजिट दर्पण होता है, अवतल दर्पण में दोनों कंडीशन बनता है तो उत्तल लेंस में चल जाएगा, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस में ये दोनों प्रकार के बनता है, दोनों प्रकार के। उत्तल, यदि हम उत्तल दर्पण की बात करें तो इसमें लेंस में क्या करेंगे, अवतल दर्पण की बात करेंगे, अवतल लेंस की बात करेंगे, अवतल लेंस के। इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो देखिए कहता कौन से लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों, तो वास्तविक आभासी दोनों कौन सा लेंस में, तो उत्तल लेंस में दोनों बनता है, तो उत्तल लेंस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और यदि आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए भाई मेरे, बहुत मेहनत लगता है। चलिए आगे क्वेश्चन लगा दीजिए बाबू। प्रश्न संख्या 17 आपका आ गया है, और आज हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। ये प्रकाश का परावर्तन का जो है, अपवर्तन का जो है, ये चैप्टर समाप्त करेंगे। प्रकाश का परावर्तन का वीडियो अपलोड हो चुका है। कहता है ये नोमरिकल आपका आ गया है, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। समझिएगा गौर से, नोमरिकल आ गया रे चला। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखते हैं, मतलब वस्तु की दूरी दे दिया है कितना, 30 सेंटीमीटर। अब वस्तु की दूरी हमेशा होता है निगेटिव, आप लोग पढ़े होंगे, इसलिए माइनस। लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि भी दे दिया है, भी दे दिया कितना, उतने दूरी पे, मतलब 30 सेंटीमीटर। तो कहता फोकस दूरी क्या होगा, F बराबर वाट। अब लेंस सूत्र तो आप भली भांति जानते हैं, लेंस सूत्र को 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U होता है। चला दिख रहा है यहाँ तक ना। चलिए अब कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ा सा। 1/F तो निकालना है आपको, 1/V, V के जगह 30 माइनस 1/U, U के जगह -30 आपका हो गया। तो 1/F बराबर 1/30, अब माइनस माइनस प्लस चला 1/30। अब 1/F बराबर बोलो ना 30 एलसीएम बाबू का हो गया, और 30 एलसीएम हो गया तो 1 + 1 प्यारे बच्चे का हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 1/F बराबर 2/30, 2/30 यानी कि 1/15 दिख रहा है बाबू ऊपर। अब देखिए ना बाबू, 1/F बराबर 1/15 तिरछी गुना, अब हो जाएगा हमारा आंसर, इसलिए F बराबर 15 सेंटीमीटर।
ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या सिंपल है। न्यूमेरिकल की कहता है, न्यूमेरिकल कहता है कि पहले जो हम कह रहे हैं वो पहले कर दो, यानी कि जो न्यूमेरिकल पहले एक एक स्टेप पढ़ेंगे उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद फिर अपने रास्ता पता चल जाता है। न्यूमेरिकल चला जो कहा, पहले बोला एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखते हैं, तो वस्तु की दूरी को यू से सूचित करते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। तो यू बराबर -30 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होता है, इसलिए -30 सेंटीमीटर हो गया। अब कहता है लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब को सूचित करते हैं भी से, तो प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर 30 सेंटीमीटर, उतने दूरिया पर, तो 30 हो गया। अब फॉर्मूला एफ बराबर व्हाट पूछ रहा था, फॉर्मूला हम निकाल दिए, आगे लगाया जा। हाँ, अब क्लास 10 के बच्चे अगला होमवर्क आप सुन लीजिएगा। अगला आपका है आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन के बारे में पूरा लिख के लाना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगा दिया जाए। प्रश्न संख्या थोड़ा सा इसको लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम सिद्ध सही कर दें बाबू, ठीक ना। थोड़ा सा परेशानी आता है, लेकिन आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, कोई बात नहीं है। कहता है यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दुगनी दूरी के बीच स्थित हो, फिर से उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए ये भी गजब का क्वेश्चन है। उत्तल लेंस, ये हुआ उत्तल लेंस आपका, यहाँ होता आपका f1 होता है, यहाँ होता 2f1 होता है, यहाँ f1 चला और यहाँ 2f1, यहाँ होता आपका ये f2 होता है, आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ 2f2 होता है। अब कहता है एक वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के दुगनी दूरी के बीच, फोकस तथा फोकस दूरी के दुगनी दूरी यानी कि के बीच लगभग यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, ठीक ना, यहाँ रखते हैं। अब यहाँ रखेंगे तो आप लोग पढ़े होंगे मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाले प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद हमेशा फोकस से होकर गुजरती है द्वितीय फोकस से, तो यहाँ से गुजर जाएगी। अब फिर यहाँ से एक प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, यहाँ जाके कट जाती है, यहाँ जाके मिल जाएगी, आप लोग पढ़े होंगे। तो क्या बनेगा, यानी कि इधर वस्तु था ऊपर तो प्रतिबिंब बना नीचे, मतलब उल्टा हो गया। तो ये उल्टा नहीं है, उल्टा नहीं है, उल्टा एकराम आ गया, एकराम आ गया, एकरोम उल्टा है। अब उल्टा तो हो गया। अब देखिए आभासी एकराम आ गया तो ऑप्शन खत्म, ये हो खत्म, ये हो खत्म। वास्तविक बना है, वास्तविक बना है, आभासी मतलब काल्पनिक, काल्पनिक बना नहीं, रियल में यहाँ कट गया है। तो वास्तविक, उल्टा तथा आवर्धित, आवर्धित मतलब बड़ा। तो यहाँ देखिए वस्तु ए बी इतना गो, अब प्रतिबिंब हेतु गो बना था, यहाँ हो जाएगा आपका बी डैश ए डैश। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को लगा दिया जाए। अगला प्रश्न दिख रहा है बाबू, पूरा क्वेश्चन ये दिख रहा है, किसी शब्दकोश में दिए गए अक्षरों को दिख रहा है ना। चलिए ये क्वेश्चन तो हम बताने वाले हैं नहीं, ये क्वेश्चन का जो जवाब सबसे पहले देगा, रीजन सहित जो बताएगा बच्चा, उसका बाबू रे 2 गो टेस्ट क्लास में तो फ्री हो जाएगा। इसका आंसर की होगा, आप लोग कमेंट सबसे पहला जकर कमेंट आएगा उसका जो है 2 टेस्ट फ्री, ठीक है ना, याद रखना। आगे क्लास में फिर क्वेश्चन संख्या 19 इसको हम बता देंगे। चलिए नेक्स्ट रीजन सहित, खाली आंसर बास नहीं होगा, रीजन सहित बताना कमेंट। चलिए आगे लगा दिया जाए प्रश्न, क्वेश्चन पूरा दिखा ना। चलिए 20 अगला है 20 नंबर आपका प्रश्न है बाबू मेरे। विश्लक शीर्ष इसी को कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। देखिए आप देखते होंगे कंपास जब खरीदते होंगे तो ओकरा में एगो ऐसे देखे वाला रहता है, कांच रहता है, उसी को कहते हैं कौन चीज, विश्लक शीशा, शीशा कहते हैं, विश्लक शीशा कहते हैं, यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं इंग्लिश में। अब देखिए उसमें जो हम लोग देखते हैं उसमें एक रहता है कौन सा लेंस, तो उत्तल लेंस प्रयोग होल रहता है। उत्तल लेंस कौन सा लेंस रहता है, तो प्रयोग होल उत्तल लेंस। तो कंपास में जो अजर बॉक्स जिसको कहते हैं कंपास कहते हैं, उसमें जो विभिन्न प्रकार के प्रकार जो रहता है उसमें एक ये देखने वाला भी रहता है कांच, वो कौन सा रहता है, तो उत्तल लेंस रहता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्लास 12 के बच्चे ध्यान से सुनिएगा, आपका अगला होमवर्क है विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, विद्युत फ्लक्स के बारे में पूरा बायोडाटा लिख के लाना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपका बाबू क्या है, ऑप्टिकल यानी कि प्रकाशिक तंतु, इसी को इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु में प्रकाश का होता है। तो बाबू आप लोग पढ़े होंगे ऑप्टिकल फाइबर में यानी प्रकाशिक तंतु में प्रकाश क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो शर्त होते हैं प्यारे बच्चे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितने शर्त, दो शर्त बोल देते हैं हम। पहला शर्त होता है जब इसमें हमेशा प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। फिर से बोलते हैं बच्चे, क्या है कि इसमें प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। दूसरा क्या है बच्चे, तो दूसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कंडीशन में कि इसमें बनने वाले क्रांतिक कोण का मान हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक, तो ये कंडीशन आप लिख लीजिएगा। और आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सामान्य परावर्तन का था तो परावर्तन के दो गो नियम होता है, चला क्या गो नियम, दो गो नियम। वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी जो वर्ण विक्षेपण है, वर्ण विक्षेपण का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। हम बोल देते हैं जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण को एक प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में बट जाती है, यही घटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। आगे के चैप्टर में आपको बताया जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न लगाया जाए, यदि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में और चर्चा हम करें तो चलिए आगे बढ़ गए हैं। तो निम्नलिखित में किसका वर्तनांक अधिक होता है बाबू। अब वर्तनांक तो आराम से, हीरा का वर्तनांक आपको बताया गया कितना 2.42, आप ही निर्णय लीजिए ना। शीशा कांच 1.5, जल 1.33, हवा का वर्तनांक बोला जाए 1.008, ठीक है 1.0083 होता है, 1.003 होता है। तो चलिए ये आपका अपवर्तनांक, ठीक ना, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। और तो देख लीजिए सबसे ज्यादा केकर है 2.42 हीरा का, तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। हीरा के बारे में तो बहुत कुछ बता दिए, चला को लिख लेना। चलिए आगे प्रश्न लगा दिया जाए बाबू। अगला प्रश्न 23 नंबर कहता कौन से लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। देखिए ये पूछते रहता है, सुन आप पूछता है तो माथा नसना तय है, कंफ्यूज हो जाता है बच्चा ढेर एकरा में, ठीक ना। देखिए लिख देते हैं हम, एक होता है अवतल लेंस, इसका अपोजिट हो जाएगा उत्तल दर्पण। इसको हम कहते हैं अपसारी लेंस। दूसरा आता है उत्तल लेंस क्या चला, उत्तल लेंस, एक अपोजिट हो जाएगा उत्तल, तब अवतल दर्पण। एक की हो जाएगा एकरा कहते हैं अभिसारी लेंस या दर्पण। अब देखिए की पूछ रहा है कौन सा लेंस को अपसारी लेंस, तो अपसारी अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। इसमें बच्चा हमेशा गोंगियाता है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा और इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसका लॉजिक भी है, लॉजिक भी याद कर सकते हैं कि अवतल ओ से अवतल और से अपसारी दोनों में तो ये है, ठीक ना। लेकिन अवतल जो होता है ये अवतल लेंस फैलाने का काम करता है, इस तरह से अवतल लेंस का निर्माण होता है। आप लोग पढ़े होंगे, इसको अवतल लेंस कहते हैं, ये उत्तल लेंस होता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न लगा दिया जाए। देखिए अगला प्रश्न भी वही आ गया है। अगला है कौन सा लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस, चला कौन सा लेंस में, उत्तल लेंस में, दर्पण में, अवतल दर्पण। तो लेंस दिया तो उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को लगा दिया जाए और आपका लास्ट प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न आप देख लीजिए। एक प्रश्न आपका तो हम ये कमेंट करके बता देना है। दूसरा प्रश्न, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन निगेटिव हो, यदि m निगेटिव होगा तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति m निगेटिव होने पर वो वास्तविक बनता है। क्या बनता है, वास्तविक बनता है। और वास्तविक के साथ साथ उल्टा भी बनता है। क्या बनता है, उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा। यदि m बराबर पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये सीधा बनेगा और काल्पनिक बनता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। तो देखिए ना प्रतिबिंब प्रकृति क्या होगी, निगेटिव है, तो वास्तविक और उल्टा कौन में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। तो आपका ये दूसरा चैप्टर जो है क्लास 10th के लिए और क्लास 12th के लिए दूसरा टॉपिक जो था ऑप्टिक्स में प्रकाश का बर्तन, ये आपका इससे रिलेटेड टोटल ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट जो था VVI वो समाप्त हो गया। ये सब आप करते जाइए और सबको माइंड में बैठते जाइए, 2024 में आपका नाम होगा टॉपर में, ठीक ना। लेकिन बशर्ते इतने ही कहेंगे कि मेहनत भी कीजिए, खाली लिखने से कॉपी भरने से भी कुछ नहीं होता। चलिए, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है प्यारे बच्चे, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा अच्छा लगा है कि कैसा लगा है। उसके बाद शेयर भी जरूर कर दीजिए ताकि हम बेहतर से बेहतर और आपके लिए कंटेंट लेकर आए। चलिए आज की करवाएं तक, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।